हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री का 2022 का सॉल्यूशन, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आज का, देखो यहाँ पर आपको एक ये रिएक्शन दी है और इसके लिए आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, यानी कि यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट की हमें क्या करनी है, कंसंट्रेशन बतानी है बाय अप्लाइंग द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। एसएसए को अप्लाई करके हमें क्या करना है, यहाँ पर कंसंट्रेशन बतानी है। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन को अगर हम जब ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट जो आपको दिया है इसमें क्या है, देखो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है, यानी कि इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हो रही है। तो जैसे हम इसे ब्रेक करके लिख लेते हैं ई प्लस एस। इससे अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट है वो क्या है, आपको दिया है के ए, और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट नहीं है एक्चुअली में, ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, तो ये क्या है ई एस। और फिर इससे क्या हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, तो यानी कि ई एस किस में डिकम्पोज हो रहा है, और इसके लिए जो आपको कांस्टेंट दिया है वो दिया है आपको के डैश ए, और इससे क्या बन रहा है, वापस से आपको रिएक्टेंट मिल रहे हैं। फिर ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये क्या हो रहा है, फिर आगे रिएक्शन कर रहा है, और इसके लिए आपको कांस्टेंट दिया है के बी, और इससे आपको प्रोडक्ट मिलता है पी। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन थी, यानी कि फर्स्ट वाली जिसमें आपको इक्विलिब्रियम दिया था, मैंने इसे टू स्टेप को कंबाइन जो करके इन्होंने लिख रखा था फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए, मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से ये बन रहा है ई एस, और यही ई एस से क्या हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जब हम इसमें देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये इसका जितना फॉर्मेशन हो रहा होगा ई एस का, इंटरमीडिएट का जितना फॉर्मेशन हो रहा होगा, यहाँ पर इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है, ये उतना ही डिकम्पोज होकर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट भी बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है और इसकी ई एस की रेट ऑफ फॉर्मेशन और जो इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो क्या है, इक्वल है। तो यानी कि यहाँ पर जो रेट आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ज़ीरो के इक्वल बनेगा। ठीक है, तो यानी कि रेट में, यानी कि जो भी चेंजेस आएंगे वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो के इक्वल होंगे, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो देखो हम इसे किस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर जो रेट लिखा जाएगा, देखो ओवरऑल रेट किस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पर अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन में नो चेंज का मतलब क्या है कि इसको ज़ीरो के इक्वल रखा जाएगा। और वैसे रेट क्या बनेगा आपका, तो देखो फर्स्ट रिएक्शन के लिए जब हम लिखेंगे, ठीक है, आप फर्स्ट रिएक्शन के लिए यानी कि इस वाले स्टेप के लिए जब आप लिखते हो तो क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो इस वाले स्टेप के लिए जब आप लिखते हो तो ये किस तरह से बनेगा, ये आ जाएगा के ए। ठीक है, हम रेट ऐसे लिखते हैं ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, ये ई प्लस एस है, और ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन पे इसके साइन को रिमूव करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा विच इज़ के। तो यहाँ पर जो आपको कांस्टेंट दिए हम वो वाले कांस्टेंट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसके लिए फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप के लिए जब हम लिखते हैं तो ये क्या आएगा, के ए, और यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है आपके पास, ई प्लस में एस। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है। फिर क्या होगा, माइनस, फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद आएगा, यानी इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप के लिए जो यहाँ पर रिएक्टेंट लिखा जाएगा वो क्या बनेगा, ई एस। अब ये देखो ये क्या था, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए था, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर के ए डैश, और ये क्या आ जाएगा, ई एस। ठीक है, और फिर ये वाला क्या है, ये भी क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ना। ठीक है, इसी से पी बन रहा है, तो यानी कि ये भी क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर इसके लिए जो कांस्टेंट था ये क्या था, के बी, और ये क्या आ जाएगा, ई एस इक्वल्स टू में ज़ीरो, क्योंकि जो भी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा था वो क्या था, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, यानी कि जितना ये फॉर्म हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है। तो अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू के इधर चली जाएगी और ये प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप ये फाइनल ओवरऑल वैल्यू, यानी कि जब आप इसे सॉल्व करोगे और सॉल्व करके जो यहाँ पर ये इसकी कंसंट्रेशन आएगी, ई एस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो ई एस की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे सॉल्व करके, यानी कि ये दोनों वैल्यू इधर चली जाएंगी प्लस की, फिर इन दोनों में से ई एस को आप क्या करोगे, कॉमन लोगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये के ए डैश, और प्लस में के बी हो जाएगा, और इधर क्या बच गया, ये सिर्फ सिंपली के ए बचेगा। और फिर जब ई एस की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, के ए अपॉन में के ए डैश प्लस में के बी। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ ई प्लस में कंसंट्रेशन ऑफ एस। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आपको एक कौन से ऑप्शन में दिया है।
तो ये आपको दिया है देखो ऑप्शन नंबर आई थिंक 2 में आपको ये दिया हुआ है। हाँ, ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में मेंशन है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, एचटेट का ही। तो इसमें देखो आपको क्या दिया है यहाँ पर, ये 12th क्लास में जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या दिया है, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हैं NaOH, NaCl और BaCl2 के लिए, इनके लिए मोलर कंडक्टेंस आपको दिया है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये वैल्यूज़ दी है, यानी कि NaOH के लिए ये वैल्यू है और NaCl के लिए 126.5 इंटू 10⁻⁴, और ये किसके लिए, बेरियम क्लोराइड के लिए है। ठीक है, और फिर आपको किसके लिए कैलकुलेट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है BaOH ट्वाइस के लिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, ये देखना है कि BaOH ट्वाइस कैसे बनेगा। तो देखो अब यहाँ से देखो, जब आपको ना इन तीनों को क्या करना है, कुछ प्लस या माइनस का कॉम्बिनेशन बनाना है, प्लस या माइनस का, कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टिविटीज़ हैं उनको आप ऐड करोगे और किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको ये मिलेगा। तो बेसिकली आपको आयंस की बैलेंसिंग देखनी है, फिर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू तो आपको दी हुई ही है, तो उसी के बेसिस पे हम कर देंगे। तो देखो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखते हो, तो इन तीनों में से जब आप NaOH लेते हो, ठीक है, और इसके लिए आपके पास यहाँ पर आयंस क्या बनेंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेंगे, और NaCl के लिए क्या आएगा आपके पास, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा, और बेरियम क्लोराइड के लिए क्या बनेगा, Ba+2, और यहाँ पर क्या है, ये Cl नेगेटिव होगा, बट यहाँ पर 2 क्लोरीन होंगे। तो अब देखो यहाँ से सोडियम है, इसके पास OH नेगेटिव है, सोडियम है, क्लोरीन है, और ये बेरियम है, और ये क्लोराइड है। तो देखो आपको प्रोडक्ट में क्या चाहिए, BaOH की ट्वाइस, यानी कि ये बनना चाहिए। तो अब इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि यहाँ से क्या होगा, OH जाएगा, और यहाँ से क्या है, ये बेरियम आएगा। इट मीन्स इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी भाई, ऐड होगी। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी भाई, ऐड होगी। अब देखो यहाँ पर बेरियम के ऊपर कितना चार्ज है भाई, +2 है, और यहाँ पर क्या है, ये 1 ही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको भी बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको क्या बात समझ में आई, यहाँ से देखो बेरियम आएगा, यहाँ से OH आएगा, तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यूज़ तो क्या होंगी, ऐड होगी। और आपको क्या रिमूव करना है, यहाँ से किसकी वैल्यू को रिमूव करना है, देखो यहाँ से क्या जाएगा, ये सोडियम जाएगा और ये क्लोरीन जाएगा, इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पे जब आप ये देखोगे तो ये बैलेंसिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर ये क्या है, इसका भी ट्वाइस हो जाएगा। तो BaOH की ट्वाइस जो आप मोलर कंडक्टेंस इसके लिए कैलकुलेट करोगे वो किस तरह से होगी, वो आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, NaOH के लिए जो आपको दिया है उसे भी आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू में 248.1 इंटू 10⁻⁴, और फिर इसमें आप प्लस करोगे किसकी वैल्यू को, इसमें आपको प्लस करना है BaCl2 की वैल्यू को, इसे तो आपको क्या करना है अभी, प्लस करना है। तो जब आप इसे प्लस करते हो तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इसके लिए देखो वैल्यू आपको क्या गिवन है भाई, इसके लिए वैल्यू आपको गिवन है, ये बेरियम क्लोराइड के लिए, सॉरी देखो यहाँ से देखो इन दोनों को ऐड करने से बन रहा है ना, तो हाँ, तो इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, ऐड होगी, और ये वाला क्या हो रहा था भाई, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पर देखो इसमें बेरियम क्लोराइड के लिए जो आपको वैल्यू दी है वो आपको दी है 280 इंटू 10⁻⁴। तो इसमें 280 इंटू 10⁻⁴ ये आप ऐड करोगे, और माइनस करोगे क्या, 2 इंटू में ये 126.5 इंटू में 10⁻⁴। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, फाइनली जब आप इसे सॉल्व करते हो, ओवरऑल इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई। पहले तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर इसे ऐड कर देना है, और फिर यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू में से क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, ये समझ गए ना कि क्यों माइनस हुआ है। यहाँ पर ये बेरियम OH ट्वाइस जो है, बेरियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनेगा, ये फर्स्ट और जो सेकंड वाला, ये फर्स्ट और जो थर्ड वाला है, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब ये आपके पास क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और इनकी वैल्यूज़ को भी फिर बैलेंसिंग के हिसाब से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करके, और बेरियम क्लोराइड की आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 523.2 इंटू में 10⁻⁴। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो यहाँ पर आपको रिएक्शन दी है और इसके लिए प्रोडक्ट पूछा है। ये वाली जो रिएक्शन है ये HVZ रिएक्शन है, हेल्वोलार्ड रिएक्शन है ये। और इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लोरीन और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में क्या करते हैं भाई, रिएक्शन करते हैं। और इसमें क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे क्या होता है, ये क्लोरीन ग्रुप जाकर क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूट होता है, हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, देखो यहाँ पर इस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन जो होता है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो उसी कार्बन से क्या होता है भाई, हाइड्रोजन रिमूव होगा, और उसी पे जाके क्या होगा, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, CH3
CH2, इस वाले कार्बन से क्या है भाई हाइड्रोजन जाएगा, इसके प्लेस पे क्या आ गया ये Cl और यहाँ पर ये क्या है COH, ये इसी तरह रह जाएगा। तो अब जब आप इसका नोमेनक्लेचर करते हो तो आप क्या देखते हो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन हो गई है, 2 पोजीशन पे क्या है क्लोरीन आया है, तो ये क्या बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, यहाँ पर देखो ये पूछा है कि इनमें से कौन सा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की तरह यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीट क्वेश्चन है और इसमें जो आपको ऑप्शन दिए हैं इन चारों ऑप्शन में से तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई आइप्रोनियोजिड बनेगा, इसका आंसर ये होता है। और ये वाले ये जो सिमेटेडिन दिया है ये क्या होता है भई एंटासिड्स होते हैं और ये दोनों जो ऑप्शन है ये क्या होते हैं भई एंटीहिस्टामिन होते हैं। तो ये आप ऑप्शन भी ध्यान रखना, जो भी एग्ज़ाम में ऑप्शन आते हैं उन ऑप्शन को भी ध्यान रखना, उनके आंसर को भी क्लैरिफ़ाई करना क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि क्या है। हो सकता है मेबी नेक्स्ट एग्ज़ाम में नेक्स्ट पेपर में आपको क्या मिल जाए इन ऑप्शन में से कोई रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए, तो ये भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखना इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो फिर से आपको एक रिएक्शन दी है और इसमें क्या है ये मर्क्यूरस की प्रेजेंस में क्या करना है आपको हाइड्रोलिसिस करना है और ये पूछा है कि इसमें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बनता है इसका यहाँ पर देखो ये क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये क्या होता है भाई इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है भाई कीटोन मिलता है। तो यहाँ पर इस वाले पोजीशन पे क्या है देखो C डबल बॉन्ड O आ जाता है, ये वाला जो कार्बन है और इस पे क्या हो जाएगा ये CH3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या है भाई प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा CH3CO CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगेन ये रिएक्शन दी हुई है और इसमें फिर से आपको क्या पूछा है भाई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। ये डाइबल की प्रेजेंस में दिया है और ये क्या होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है इसकी प्रेजेंस में क्या होता है भाई डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आता है और यहाँ पर ये जो CN ग्रुप है यही क्या होता है भाई रिड्यूस होता है। तो ये CN ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाता है भाई अल्डिहाइड ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं कि किस में आपको अल्डिहाइड दिया है। तो जब आप ध्यान से देखते हो तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्या दिया है ये CN ही है और प्लस में यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या हो गया है भाई लॉस्ट हो गया है। तो डबल बॉन्ड पे तो कोई इफेक्ट नहीं आता। इस केस में देखो CHO ग्रुप है तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया है ये CN एज इट इज़ है और ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से ये पूछा है कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होता है कौन सा नहीं होता है। तो आपको पता है एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए 4n+2 रूल फॉलो होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड और क्या होना चाहिए उसमें जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वो कैसा होना चाहिए कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड का मतलब क्या है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, एक पोजीशन को छोड़कर इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए भाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या फिर मूवमेंट होना चाहिए। तो जब आप इनके स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी यहाँ से। देखो साइक्लोब्यूटीन तो क्या होता है भाई 4n रूल को फॉलो करता है ये, तो ये तो क्या है भाई ये एरोमेटिक नहीं बनेगा 4n+2 को नहीं करता है। जब आप साइक्लोहेप्टाट्राइन बनाओगे तो इसमें क्या होता है देखो ये 7 कार्बन की इस तरह से एक कंपाउंड होता है। तो इसमें क्या है देखो ट्राईइन है, इसका मतलब क्या है कि इस तरह से है। तो देखो यहाँ पर क्या अल्टरनेट पोजीशन पे तो है ही नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया भाई देखो यहाँ पर गैप आ गया तो इसलिए ये भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है। और इसी तरह से जब आप साइक्लोपेंटाडाइन बनाते हो तो इसमें भी क्या है देखो यहाँ पर पेंटाडाइन, तो ये देखो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड क्या है अभी कंजुगेशन में नहीं है। देखो 2 पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड आ गए एक साथ, ये इस तरह से होने चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, तो इस तरह से होना चाहिए तभी ये क्या बोलते हैं हम इसे कंजुगेशन सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिया है फ्यूरान, जो क्या बनेगा भी एरोमेटिक बनता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये वाले जो ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये भी क्या होते हैं भाई इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो इसलिए क्या होता है भाई ये 4n+2 रूल को फॉलो भी करता है, साइक्लिक भी है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वो भी कैसा है कंजुगेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्यूरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो ये आपको कंप्लीट द रिएक्शन दी है और ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में जब आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर क्या है देखो OH के प्लेस पे क्या आ जाएगा Br आ जाएगा, फिर Br आ गया यहाँ पर। तो Br के ये इसकी रिएक्शन जब आप KCN के साथ करोगे तो ये Br रिमूव होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा CN ग्रुप अटैच हो जाएगा। और फिर जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पर CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या बन जाएगा CONH2 ग्रुप बन जाता है। और फिर जब आप इसकी रिएक्शन NaOBr के साथ कराते हो तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई NaOBr की प्रेजेंस में ये वाला जो ग्रुप होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई ये बन जाएगा यहाँ पर
सिंपली क्या बन जाएगा भई यहाँ पर ये इसमें NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा भई ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, फिनाइल इथेनामाइन बन जाएगा, ठीक है? तो यही क्या है भई देखो बाकी किसी में भी बेंज़ोइक एसिड तो वैसे ही नहीं होगा, मिथेनामाइन भी नहीं आएगा, इसका राइट ऑप्शन जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भई फिनाइल इथेमाइन बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप ये रिएक्शन को करके देखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज़ देखो यहाँ पर आपको 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज़ दिया है और इसे आपने डिज़ोल्व किया है किसमें भई? इसे आपने डिज़ोल्व किया है 1 केजी ऑफ वाटर में एट टेम्परेचर विल बॉयल एट ये आपको टेम्परेचर दिया है जिस पे ये क्या कर रहा है भई मतलब सॉरी आपको ये पूछा है कि कौन से टेम्परेचर पे ये बॉयल करेगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है। यहाँ पर आपको इसके लिए क्या है भई केबी की वैल्यू भी दी है। तो देखो यहाँ पर इसके लिए जो हम फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो फ़ॉर्मूला क्या होता है डेल टीबी के लिए फ़ॉर्मूला होता है, वो क्या होता है भई केबी इंटू में 1000 ठीक है, इंटू में W2 और अपॉन में M2 और इंटू में W1। अब देखो यहाँ पर केबी क्या है, केबी कांस्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। 1000 फ़ॉर्मूले में ही आता है। W2 क्या है यहाँ पर, W2 क्या होता है भई, ये जो ग्लूकोज़ है, ठीक है? ग्लूकोज़ के मास को हमने क्या बोला है, जो भी आपको गिवन है उसके मास को हमने क्या बोला है, W2 बोला है। और M2 क्या बनेगा, इसका मोलर मास बनेगा, यानी कि ग्लूकोज़ का मोलर मास बनेगा। और W1 क्या है, वाटर है, ठीक है? वाटर आपको कितना दिया है भई 1 केजी दिया है, देखो यहाँ पर आपको दिया है ना ये 1 केजी दिया है। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पर केबी की वैल्यू क्या आपको क्वेश्चन में कितनी दी है 0.52 इंटू में 1000 और W2 की वैल्यू कितनी है भई 18 है। वाटर का जो वेट होता है वो आपको देखो कितना दिया है 18 ग्राम दिया है। सॉरी ग्लूकोज़ का जो दिया है ये कितना दिया है भई 18 ग्राम दिया है। अपॉन में M2 M2 की वैल्यू क्या होगी भई यहाँ पर M2 जो होगा वो क्या होगा ग्लूकोज़ का मोलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास वो कितना है 180 है और इंटू में क्या करना है आपको W1 करना है और 1 केजी दिया है वाटर, ठीक है? W1 1 केजी दिया है ना, तो इसको ग्राम में जब आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 ही हो जाएगा। ये इस तरह से कट हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और जब आप इसे फाइनली सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भई 0.052 केल्विन आएगा, यानी कि इतना टेम्परेचर आएगा। अब यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, जो डेल टीबी होता है, ये क्या होता है भई, ये डेल टीबी होता है, टीबी यानी कि प्योर का और जो भी अपने पास आता है उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर होता है ये, ठीक है? तो यहाँ पर जो डेल टीबी की वैल्यू है ये तो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट किया आपने अभी, तो ये कितना आया आपके पास, ये आया है 0.052 और इज़ इक्वल टू में टीबी आपको कैलकुलेट करना है और ये प्योर के लिए होता है, तो प्योर के लिए जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है भई 373.15 केल्विन होती है, ठीक है? ये प्योर के लिए क्या है प्योर लिक्विड के लिए क्या है भई ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है? तो ये क्या है देखो यहाँ पर इस साइड माइनस में है तो इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करते हो ऐड करते हो तो आपके पास जो टीबी की वैल्यू आती है यानी कि जो सॉल्यूशन में बनेगा वो कितना बन जाएगा भई, इसे सॉल्व करके आपके पास आएगा 373.202 केल्विन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अब हम देखते हैं कि कौन-सा बनेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। तो यही क्या है इसका राइट आंसर है और आई थिंक ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। तो देखो यहाँ पर आपको एंट्रोपी चेंज पूछी है आइडियल गैस के लिए और कंडीशन क्या दी है भाई, आइसोबैरिक प्रोसेस दी है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस जो होती है वो कौन सी होती है भाई, जिसमें प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो देखो जब टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल होते हैं हमारे पास, तो जो चेंज इन एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी में जो चेंज आता है वो हमारे पास होता है, वो होता है CP लॉग नेचुरल T2/T1 माइनस आर लॉग नेचुरल P2 में P1। अब देखो कंडीशन कैसी दी है आपको, आइसोबैरिक दी है, मतलब कि प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, तो यानी कि यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो चेंज इन एंट्रोपी आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, CP लॉग नेचुरल T2/T1 एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी ऑप्शन में दिया है। तो देखो ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पर ये लॉग नेचुरल के प्लेस पे क्या है भाई, इसे लॉग में भी कन्वर्ट करके लिख सकते थे, तो ये 2.303 लॉग CP इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता था ये, ठीक है? 2.303 CP लॉग T2/T1 इस तरह से, ठीक है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 3-phenyl propene रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide प्रोडक्ट ऑब्टेन इज। देखो यहाँ पर आपको 3-phenyl propene की रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन इसके साथ ब्रोमाइड के साथ और peroxide की प्रेजेंस में। हमें पता है कौन सा रूल फॉलो होता है भाई, एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। तो ये रिएक्शन हमें करनी है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे किसका, 3-phenyl propene का।
तो 3 फिनाइल प्रोपीन क्या होती है, देखो ये इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर प्रोपीन बोला है तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको 3 कार्बन की चेन बनानी है। प्रोपीन यानी कि फर्स्ट पोज़ीशन पे आ जाएगा, तो ये 1, 2, 3, ये 3 पोज़ीशन पे फिनाइल हो गया है, ये 3 फिनाइल प्रोपीन बन गया है। HBr की रिएक्शन करनी है हमें, तो हमें पता है कि इसके ऊपर स्लाइटली पॉज़िटिव चार्ज और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इस पे ब्रोमीन पे और इस पे पॉज़िटिव चार्ज होता है। और एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो किसके पास जाता है, वो चला जाएगा जिसके पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, और हाइड्रोजन जाता है उसके पास जिसके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कम होते हैं, डबल बॉन्ड के अराउंड। तो यानी कि यहाँ पर जब अब आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हो अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिक रूल, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास होगा इस तरह से CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा इस प्लेस पे CH2, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा CH2Br। तो अब आप क्या करोगे, इसका नोमेनक्लेचर कर दो और फिर देखते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया 1, 2, 3। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हो गए ना, डबल बॉन्ड खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। 1 पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा भाई, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, ये आपको दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम व्हेन एक्सियल डिस्टेंसेस। यहाँ पर देखो आपको क्रिस्टल सिस्टम आइडेंटिफाई करना है कि क्या बनेगा जिस केस में जो एक्सियल डिस्टेंस होती है। आपको पता है कि जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें 3 साइड्स होती हैं क्यूब्स में, जैसे हम पढ़ते हैं ABC, और इसी तरह से उनके बीच में क्या होता है, एंगल्स को हम स्टडी करते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो साइड्स है वो सारी के एक्सियल डिस्टेंस जो है उनके बीच में नॉट इक्वल है, यानी कि तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है, और जो उनके बीच में एंगल है, यानी कि 2 एंगल तो आपको इक्वल दिए हैं, अल्फा और गामा तो आपको दिया है 90 डिग्री, और जो बीटा है थर्ड जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है भाई, ये कंडीशन होती है मोनोक्लिनिक के लिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विल्सन डिजीज़। यहाँ पर देखो विल्सन डिजीज़ का रीज़न पूछा है कि ये किसकी वजह से होता है, कौन से मेटल की वजह से होता है जिसका एक्युमुलेशन हो जाता है लीवर और किडनी और ब्रेन में। तो एक्युमुलेशन होता है कलेक्ट होना, इकट्ठा हो जाना, तो ये किसकी वजह से होता है भाई, जो विल्सन जो डिजीज़ होती है ये किसके एक्युमुलेशन से होती है, कॉपर की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। देखो फोटोकेमिकल स्मोक के ऊपर क्वेश्चन बार बार मिलते हैं और ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है। ये आई थिंक 2-3 एग्जाम में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हो तो आपको ये 2-3 एग्जाम में मिलेगा। तो यहाँ पर O3 परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये पेन होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे पेन लिखते हैं। ये शायद एक एग्जाम में पेन की फुल फॉर्म भी पूछी हुई थी। और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड्स वगैरह हो गए, ये सब भी फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट होता है। तो जो यहाँ पर कंपोनेंट नहीं होता है वो कौन नहीं होता है भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन इज नॉट जीरो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी होती है वो किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एलिमेंट की, उसकी एलिमेंटल स्टेट में क्या होती है भाई, जीरो होती है, यानी कि जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, जो उसकी एलिमेंटल स्टेट होती है उसमें क्या होती है भाई, जीरो होती है। और इसने पूछा जीरो किसके लिए नहीं है, तो देखो जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, तो इसकी तो ज़ीरो ही होगी, ठीक है। और जो कार्बन है ये क्या है भाई, ग्रेफाइट, इसकी भी ज़ीरो आएगी। और जो क्लोरीन है ये भी गैसियस होता है, ये इसकी भी ज़ीरो होगी। तो किसकी ज़ीरो नहीं होगी, ब्रोमीन गैसियस की। ये कौन सी स्टेट में होता है भाई, अभी बताए, लिक्विड में होता है, ना कि गैसियस में होता है, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको ये पूछा है, 4 ऑप्शन दिए और इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और कौन सी नहीं होती है। तो देखो बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि सिस्टम के साइज और अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉट पूछा है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, देखो एक होती है एक्सटेंसिव और एक होती है इंटेंसिव। इंटेंसिव वाली क्या होती है भाई, डिपेंड नहीं करती साइज पे और अमाउंट ऑफ मटेरियल पे, और एक्सटेंसिव वाली डिपेंड करती हैं। तो यानी कि यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये बाकी ही तीनों क्या होती है भाई, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जो इंटरनल एनर्जी होती है कैसी होती है भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या है कि ये साइज पे और अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। तो देखो वैसे तो हमें पता है कि यहाँ पर जब हम हैलोजन का ट्रेंड पढ़ते हैं तो क्या ट्रेंड होता है, बट यहाँ पर फिर फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में एक्सेप्शन भी आता है।
तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वैसे फ्लोरीन की हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा, इसमें आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी है फॉस्फोरस के लिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिया है और आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर फॉस्फोरस के जो कंपाउंड बन रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो जो फॉस्फोरस होता है उसकी जो एलिमेंटल स्टेट होती है वो क्या होती है हमारे पास भाई, P4 ही होती है। तो इसमें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो अब आप देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से किस में 0 दिया है, तो देखो फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही कट हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे देखो P4 की आइडेंटिफाई करनी है और P4 की 0 होती है। अभी मैंने लास्ट मतलब अभी 1-2 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया कि एलिमेंटल स्टेट में क्या होती है भाई, जो आता है वो क्या आती है, वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, वो क्या आ जाएगी, 0 होगी। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगी। फिर इसके बाद pH3 में जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, -3 आएगी। और जब आप H2PO2 नेगेटिव में कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, +1 आएगी। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखो जिसके लिए भी आपको कैलकुलेट करना होता है उसको आप क्या करते हो, x रख लेते हो। हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, +1 होता है, तो 2 × में 1, और फिर प्लस में x फॉस्फोरस के लिए, और प्लस में 2 ऑक्सीजन है तो 2, और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, तो 2 × -2, और इक्वल्स टू में ओवरऑल चार्ज कितना है, -1 रखा। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। और आपने x किसके लिए रखा था भाई, किसके लिए लेट किया था, ये आपने लेट किया था फॉस्फोरस के लिए। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर, 0, -3 और +1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड है और ये क्वेश्चन और भी एग्जाम्स में आए हुए हैं और एचटेट में तो ये क्वेश्चन आया ही हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें आपसे क्या पूछा है, 2s के लिए एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। तो देखो जब आप यहाँ पर कौन सा पूछा है, 2s के लिए पूछा है। जब आप इनकी कन्फिग्रेशन लिखते हो तो देखो इस तरह से बन जाएगी, जो आउटर मोस्ट बनेगी इसकी 1s1 होती है और इसके लिए क्या होगी भाई, 2s1 आएगी। ठीक है, और इसके लिए क्या बनेगी, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3s1 बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा भाई, ये 4s1 बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, यानी कि साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे शेल से दूर होता जाएगा एनर्जी क्या है भाई, डिक्रीज होती जाएगी। तो यानी कि जो जितना क्लोज होगा शेल के, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी भाई, उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, यानी आपको ये करेक्ट पे टिक कर रखा है हमने, ये क्या आएगा भाई, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आएगा। इसमें हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिथियम की इससे कम, और फिर सोडियम की, और लास्ट में क्या है भी, पोटाशियम की कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो आपसे ये पूछा है कि 4 ऑप्शन दिए और इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता है। तो देखो जब आप केमिकल काइनेटिक पढ़ते हो तो वहाँ पर जब आप 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हो, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, बाकी रिएक्शन आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, ठीक है, बट अगर आपने 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल किए हैं जो आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं 12th में, ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो अमोनिया का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है और फिर पूछा है बाकी ऑप्शन देकर कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता है। तो देखो ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है आपको, जब आप 12th का बुक देखते हो, एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बुक देखते हो, तो उसमें ही आपको बताया हुआ है कि ये वाली रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होती है भाई, 0 ऑर्डर की होती है। तो बस ये यहीं से हो जाएगा, बाकी चाहे आपको ऑप्शन पता हो चाहे नहीं पता हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 0 ऑर्डर क्या होती है भाई, जिसमें वो रिएक्टेंट की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्या करने हैं भाई, एंगुलर नोड्स आइडेंटिफाई करने हैं, किसके लिए भाई, डी ऑर्बिटल के लिए आइडेंटिफाई करने हैं। तो जो रेडियल नोड होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, देखो रेडियल नोड के लिए, तो देखो जो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है रेडियल नोड के लिए, मैं बताती हूँ पहले, वो होता है n-l-1। और जब हम एंगुलर नोड कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास l, यानी कि जो भी l की वैल्यू आती है वही क्या होती है, एंगुलर नोड होती है। और टोटल वैल्यू क्या होती है भाई, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, n-1। बट यहाँ पर देखो अब आपको n की वैल्यू तो कुछ दी हुई नहीं है, और आपसे क्या पूछा है, नोड की वैल्यू पूछी है, एंगुलर नोड की। तो एंगुलर नोड के लिए अभी मैंने बताया जो l की वैल्यू होती है वही क्या होती है, क्या बनती है भाई, उतने ही उसमें क्या होता है, एंगुलर नोड होते हैं। तो S-P-D-F जब आप देखते हो तो S के लिए क्या होती है वैल्यू 0, L की वैल्यू, ठीक है, P के लिए क्या होती है 1 और D के लिए क्या होती है 2। तो यानी कि यहाँ पर जो एंगुलर नोड्स आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे भाई, ऑप्शन नंबर 3 2 आ जाएंगे इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पर देखो आपको एडियाबैटिक के लिए क्या करना है, आपको कंडीशन आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से जो गिवन कंडीशन है कौन सी एडियाबैटिक नहीं है।
तो देखो जो आपको फर्स्ट दिया है उसमें क्या है, चेंज इन टेम्परेचर इज़ ज़ीरो। चेंज इन टेम्परेचर इज़ ज़ीरो का मतलब क्या है कि भई रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, तो जब रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज नहीं आता तो रिएक्शन कैसी होती है भई, आइसोथर्मल होती है। बट आपसे उसने क्या पूछा है, एडियाबैटिक पूछा है। नो चेंज इन प्रेशर, यानी कि चेंज इन प्रेशर नहीं हो रहा है, तो जब चेंज इन प्रेशर नहीं आता, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता, तो कैसी रिएक्शन होती है भई, वो आइसोबैरिक होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर थर्ड ऑप्शन आपको दिया है कि Q इज़ इक्वल टू में ज़ीरो, यानी कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट कुछ भी ना आ रही है और ना ही गेन हो रही है, ना ही लूज़ हो रही है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो यही क्या होता है, एडियाबैटिक होता है, इसमें ही क्या होता है भई, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है, वर्क डन इज़ ज़ीरो, तो वर्क डन इज़ ज़ीरो कब होता है, ये आइसोकोरिक के कंडीशन में होता है, जब हमारे पास क्या होता है भई, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कंडीशन की केस में जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो क्या आता है हमारे पास, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो क्या होता है भाई, ज़ीरो होता है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो आपके पूछा है वो क्या पूछा है, एडियाबैटिक पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जिन्हें हमने डिस्कस किया है। आज भी हमने कुछ 20 के आसपास क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, अप्रोक्सीमेटली 20 से ये ज़्यादा ही क्वेश्चंस होंगे। तो अभी इतने ही क्वेश्चन क्या है, इसी एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, तो बाकी का जो एक और पार्ट है, वो बाकी के यानी कि बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में जो हम 2022 का एग्ज़ाम हुआ था एचटेट का, उसके सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।